वो संगठन के जरिए काम कर रहे हैं। नहीं, फील्ड पे दिखाई नहीं पड़ रहा है वो। सुनिए, उनका कारण है, उनका तरीका दूसरा है। उन्होंने क्या कर रखा, हर बूथ वाइज अपनी कमेटी गठित कर रखी है, और कमेटी गठित होने के बाद उनकी जिम्मेवारी है कि आप 20 वोट लेके आओगे। नमस्कार, जीन टाइम्स में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। हरियाणा में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। संभावित उम्मीदवारों के दौरे दिल्ली होने शुरू हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर क्या कयास लगाए जाएंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जगत क्रांति से लीलम थापा जी हैं और युग मार्ग से पवन जी हैं। इनसे बात करेंगे कि जींद को लेकर क्या वो मुद्दे रहे हैं पिछली सरकार में, 2 बार के टर्म्स में बीजेपी की सरकार में, और कौन से वो मुद्दे हैं कि वो जो पूरे नहीं हो पाए, जो जनता के जहन में चले हुए हैं। उनसे खास बातचीत करेंगे। नीलम जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, और पवन जी आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो मैं पवन जी से जानना चाहूंगा कि पवन जी, ऐसे कौन से मुद्दे आपको नजर आते हैं जो जींद की विधानसभा के अंदर जो फिलहाल भी मतलब जनता के मन को कुरेद रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो आपके चैनल को नमस्कार जी, थैंक यू। जो मुद्दे हैं जो जींद के हैं, जींद आज भी पिछड़ा हुआ है। भले ही बीजेपी की सरकार 10 साल रही हो, लेकिन चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, चाहे जन स्वास्थ्य की बात हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, आज भी गोवंश जो है सड़कों पर घूम रहा है। बीजेपी सरकार सबसे पहले इसको लेकर आई, जो आज तक भी वो लोगों के लिए सिरदर्द बना। हर दिन कोई ना कोई घटनाएं हो रही, सड़कों का बेहाल है, स्वास्थ्य में डॉक्टर पूरे नहीं, शिक्षा में टीचर पूरे नहीं। जो शिक्षा की वक्त थी उससे शिक्षा से लोग वंचित हो रहे हैं। प्राइवेट जिसमें ज्यादा हो रहा है, सरकारी स्कूलों की तरफ ध्यान नहीं है सरकार का। अनेक सारी बातें हैं जो जनता देख रही है। इससे जनता को ऐसा लग रहा है जैसे कि हमें एक कड़ी में पिरो कर रख दिया, और इस बातों को लेकर सरकार जो है, बीजेपी सरकार से नाराजगी है। और कांग्रेस की बात करें, कांग्रेस में भी ज्यादातर लोग कांग्रेस की तरफ बढ़े हुए हैं। कांग्रेस में हालांकि देखने वाली बात रहेगी, कांग्रेस में कौन बाजी मारता है, किसको टिकट मिलती है, और कौन इस जींद का विकास करेगा। तो अनेक सारी बातें हैं। जींद शुरू से ही पिछड़ा हुआ। जींद वो दरार रही है जिसमें राजनीति शुरू होती है तो जींद से होती है। केंद्र बिंदु जींद को माना गया। यहाँ केंद्रीय मंत्री रहे, चाहे वो सेंटर सरकार में भी हो, चाहे वो राज्य सरकार के भी हो, बहुत सारे मंत्री रहे हैं, और मंत्री होने के बावजूद भी जींद का बुरा हाल है। वित्त मंत्रालय भी जींद के पास था सर, तब भी कुछ ऐसा दिखाई नहीं दिया विकास का दौर। वहां सिर्फ एक टकराव की स्थिति बनी हुई थी, विकास की तरफ ध्यान नहीं था। जनता का विकास नहीं करना चाहते थे। इस कारण से हमारा जो जींद है पिछड़ा, चाहे कौन सी कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात लीजिए। जींद में उचाना है जो केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वहाँ बड़ा बुरा हाल रहा है, काफी पिछड़ा हुआ है। कोई शिक्षा के लिए कोई कॉलेज नहीं बना है, सिर्फ प्राइवेट कॉलेज है। कोई ITI नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। जींद के किसी भी क्षेत्र में देख लो, जिसको हम रोजगार देने की बात कर रहे हैं, रोजगार नहीं। युवा सड़क पे है, दर दर की ठोकरें खा रहा है, महंगाई चरम सीमा पर। तो सरकार ने ऐसा देखना चाहिए, और कांग्रेस ने ये देखा नहीं है। कांग्रेस ने भी काफी अनदेखी करी, कांग्रेस ने भी काफी अनदेखी करी है। लेकिन कोई आने वाला समय जींद की कायाकल्प कर दे तो ये बड़े सौभाग्य की बात है। क्या लगता है आपको, जींद में कायाकल्प कौन सी सरकार कर सकती है, या फिर कौन ऐसा जो है शख्स हो सकता है विधायक के रूप में, या फिर कोई और जो है इस चीज को इम्प्लीमेंट कर सकता है जींद में? जींद का कायाकल्प होगा। देखने वाली बात तो ये है कि आने वाले 5 साल में होगा, या इससे आने वाले अगले 5 साल में होगा तो कायाकल्प। जी पवन जी, आपने आपके विचार रखे जींद के मुद्दों को लेकर। हम नीलम जी से भी जानना चाहेंगे। सर, यहाँ जींद की बात करें तो जींद में बस स्टैंड बन गया,
जींद में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, वो भी चल रहा है, अभी प्रोसेस में है। और जींद के अंदर एक अमृत योजना नाम की योजना भी आई थी। इन तीनों चीजों को आप कैसे देखते हैं इस बीजेपी सरकार में? जो अमृत योजना है वो एक सरकार की फेलियर योजना थी। उससे जींद को 10% राहत मिली है, 90% वो फेल रही। उसके रीजन है, आज भी बारिश, थोड़ी सी बारिश होते ही शहरों में गली में पानी भरना शुरू हो जाता है। अमृत योजना बहुत बढ़िया अच्छी योजना थी जब सरकार लेके आई थी, पर जब उन्होंने धरातल पे उस चीज को इम्प्लीमेंट कराया या कराने की कोशिश की गई, उसमें काफी फेलियर थी, नाकामी थी। जो इम्प्लीमेंट कराने वाले अधिकारियों की लगा लो या जो भी थे उनमें इन्वॉल्व थे, उनकी फेलियर थी। उस कारण से सरकार को काफी आलोचना का सामना करना पड़ा। जैसे रोहतक रोड में तो बिल्कुल झील ही चल पड़ी थी। उन्होंने वो ज्वाइंट नहीं दिए थे जिनसे पानी का वो निकासी होनी थी। वो बीच में से नालियां, उनके पाइपें गायब थी, तो होल ढंग से नहीं बने हुए। आज भी वही स्थिति है। ठीक है, जींद में जैसा विकास होना चाहिए था, जितना पुराना ये जिला है उस हिसाब से विकास आज भी जीरो है। एक छोटा सा बाईपास जरूर आ गया है जींद के अंदर, और मेडिकल कॉलेज आज तक ऐसी स्थिति में नहीं है कि उसका एडमिशन हो जाए। सरकार का बहुत बड़ी योजनाएं थी, ये महत्वपूर्ण योजना थी कि भाई यहाँ पे मेडिकल कॉलेज चालू है। दुष्यंत चौटाला ने भी डिप्टी सीएम रहते कई बार बोल दिया था कि इसका उद्घाटन जल्दी होगा, इसके अंदर जो ओपीडी शुरू की जाएगी, लेकिन आज तक वहां पर जो बात करें इंफ्रास्ट्रक्चर की, उसकी वही कंप्लीट नहीं हुआ है उसका। यहाँ फिर एक और बता दूं मैं कि यहाँ पे वही राजनीति टकराव आ जाता है। जब डिप्टी सीएम जेजेपी के थे और यहाँ विधायक है जो वो भी बीजेपी का, आपस में उनका टकराव क्या रहता था कि राजनीतिक लाभ ना ले, खिंचातानी ये रहती थी। अब वो अपने डिप्टी पावर के हिसाब से वो कहते हैं जी हम इनको उद्घाटन करके देंगे जनता को जल्दी इनकी वो चीज देंगे, पर जो काम धरातल पे हो रहा है वो तो ढंग से नहीं हो रहा था ना, वो समय के अनुसार नहीं हो रहा है। आज भी बहुत पीछे है। भिवानी का मेडिकल कॉलेज आज तैयार होकर रेडी है, अगला सत्र वहां से शुरू होने का, पर यहाँ का आज तक बिल्डिंग ही नहीं तैयार हो पाई। तो वो ओपीडी कहां से शुरू कर पाएंगे? एक राजनीति बयान करना, बयानबाजी देना और एक एक्चुअल में ही उसको इम्प्लीमेंट कराना में वो दिन रात का अंतर होता है। बस स्टैंड मिला जींद को बस स्टैंड उस जगह पे मिला जहां ना तो आज पानी के पीने के लिए पानी है, ना वहां की जमीन ऐसी है कि जहां से पानी हम वो कर सकते हैं, ना नगर परिषद पानी दे रहा है उसको। सरकार पानी लाए तो कहां से लाए? गांव में इतनी व्यवस्था नहीं है कि उनको पानी गांव से मिले, मुहैया हो, और ना नगर परिषद पानी दे रही है। तो पानी की भी तो यहाँ पीने की समस्या है ना। अब वो टैंकरों के सहारे वहां या मतलब कैंपरों के सहारे वो वहां पे काम चला रहे हैं। जींद के अंदर पानी की व्यवस्था नहीं है, रोड की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है। दूसरी बात करें तो फिर अधिकारियों का भी टोटा दिखाई देता है जींद के अंदर। क्या मानते हैं आप, किसका फेलियर है ये सरकार की? 2 टर्म सरकार की ही, ये खुद की फेलियर है। ऐसे अधिकारियों को नियुक्ति दी जाती है यहाँ पे जो हरियाणा में कहीं एडजस्ट नहीं होते, या सिफारिशी। वो क्या करेंगे? वो काम करने के बजाय अपना जेब भरने में ज्यादा मशगूल रहते हैं। 2 दिन बाद यहाँ से ट्रांसफर करवा लेते हैं। वो परेशान होते हैं, उनको क्यों कहीं से कुछ मिलेगा नहीं तो वो ट्रांसफर कराने की कोशिश करते हैं या इधर उधर भागने की कोशिश करते हैं, या लोगों को परेशान करते हैं। कोई भी अधिकारी है यदि ईमानदारी से काम करे, किसी भी उसमें हो, सेक्टर में हो, ईमानदारी से काम करे तो वो सेक्टर अपने आप चलना शुरू हो जाता है। प्राइवेट सेक्टर क्यों कामयाब है आज के दिन? इसलिए कामयाब है कि वहां पे ऐसा नहीं होता है कि आप अपने जेब की तरफ या अपने आकाओं की तरफ देखो या अपने नौकरी की तरफ देखो। वहां तो जिस संस्थान में काम करते हो उस संस्थान की तरफ पहले देखना पड़ता है, इसलिए वो कामयाब है। यहाँ पे आप जींद में जितने भी इंडस्ट्री एरिया है आज उनकी बहुत बुरी दशा है। उनको कोई बेनिफिट नहीं दी जाती सरकार की ओर से। सिर्फ टैक्स तो कलेक्शन किया जाता है कि उनको टैक्स तो ये बोला जाता है 20 तारीख से पहले जीएसटी भरनी पड़ेगी आपको, पर उनको ये सरकार अपनी लायबिलिटी नहीं सोचती कि भाई हम इनको सड़कें बना के देंगे, अच्छी बिजली देंगे, अच्छी सुविधाएं देंगे, ट्रांसपोर्ट की पॉलिसी देंगे। ऐसी कोई सुविधा नहीं दी जाती उनको। उन्होंने खुद ही जींद में इतना बड़ा कारोबार हो सकता है क्योंकि यहाँ हाईवे आ चुका है। इस हाईवे के जरिए बहुत बढ़िया यहाँ पे डेवलप हो सकते हैं। लुधियाना दिल्ली हाईवे चलती है यहाँ से, बहुत बढ़िया वो है। लुधियाना में भी इतना बड़ा मार्केट है और दिल्ली में भी इतना बड़ा मार्केट है। कच्चा माल का इतना बढ़िया मार्केट है, उनसे लाके यहाँ पे अपना इंडस्ट्री डेवलप कर सकते हैं। पर समस्या क्या है कि जो सरकार है, सरकार ऐसी पॉलिसी तो लेके आए कि भाई यहाँ के इंडस्ट्री को ग्रोथ मिले।
यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसलिए इन चीजों को सरकार ने ध्यान रखना चाहिए हमेशा ही। सरकार के क्या करते हैं ये नेता जो बनते हैं, कोई भी हो नेता जो भी बनता है, वो जाके उस पर सिर्फ सीधा निरंकुशता करने की कोशिश करता है उन उस पे इंडस्ट्री जो, ये कोई तरीका थोड़ा है। अधिकारी आता है उनसे ये कहते हैं कि भाई इतना आपका जीएसटी हो गया, ये भर दो। उनसे जीएसटी लिया जाता है, पर कोई अधिकारी उनसे ये नहीं पूछते कि भाई आपको समस्या क्या है, क्या चीज आपको जरूरतें हैं। उनकी नीडफुल भी तो होगी, ऐसी तो है नहीं कि भाई वो इंडस्ट्री लगा रखे हैं तो सब चीज की पूरी होती है उनकी। तो उनकी व्यवस्था भी तो करो ना आप। आपको हो सकता है उनको समस्या है कि भाई मंडी पहुंचाने में या ट्रांसपोर्ट की भी है, बिजली की है, और उनके जो ड्रेनिंग का सिस्टम है, काफी चीजें होती हैं। इंडस्ट्री ऐसी थोड़ी लगाई जाती है, कच्चा माल की भी होती है, ड्रेनिंग की भी सिस्टम होती है, सभी चीजों की दिक्कत होती है। पर वो ये चीजें ये अधिकारी जाके कभी उनके वो करते नहीं, आपस में तालमेल बनाते नहीं। अधिकारी क्या करते हैं, उन्होंने तो जीएसटी ले लिया, नहीं तो जीएसटी वाला को भेज देते हैं अगले घर। चलो नीरज जी, ये तो बात रही जींद के मुद्दों की, और जींद के कौन से मुद्दे हैवी हैं उनकी, और जींद में क्या हुआ उस पर अभी आपने दोनों ने जो पैनलिस्ट है हमारे, उन्हें उनके ऊपर प्रकाश डाला। लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर अगर हम बात करें, क्या लगता है कि जींद के विधानसभा के अंदर कौन सी पार्टियां हैं जो वो फाइट नेक टू नेक फाइट कर रही हैं अभी तक? आज के दिन जींद विधानसभा में दो पार्टियां हैं, जो कांग्रेस और बीजेपी, दोनों नेक टू नेक फाइट कर रही है। पर दोनों में विधानसभा में हो सकता है, बीजेपी 10 साल से राज कर रही है, 2 टर्म हो गए हैं, तो उसमें विधानसभा में ये तो जरूर है, एंटी ओबीसी हल कहा कि भाई बीजेपी ने विकास का काम नहीं किया है। परंतु एक चीज देखा जाए तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं यहाँ कहीं ना कहीं ढीली पड़ती दिखाई दे रही है। यदि हम उसमें जाए, चुनाव में जाए, तो चुनाव में थोड़ा ढीला पड़ता जा रहा है, क्योंकि उसका कारण है कि कांग्रेस के पास कोई भी ऐसा मुद्दा नहीं है, सिर्फ एक विकास और इनके छोटे मोटे जो रोजमर्रा के हैं उनको छोड़ के, और बाकी कोई ऐसा मुद्दा या उनके पास ऐसा संगठन नहीं है जो बिल्कुल चुनाव को उठा के रखे। हाँ, उनके पास कुछ वोट है जो मतलब कि हाँ भाई जीत रहे हम या जिता देंगे ऐसा है, पर जो बीजेपी की पॉलिसी है चुपचाप काम करो, अपने काम करते रहो और अपना वोट बैंक को अपने समेट के रखो। ये भी बात है सर, जैसे कांग्रेस लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई है, लेकिन बीजेपी साइलेंट तरीके से बैठी हुई है अभी, क्या लगता है? उनके पास मजबूत संगठन है ना, वो संगठन के जरिए काम कर रहे हैं। नहीं, फील्ड पे दिखाई नहीं पड़ रहा है। सुनिए, उनका तरीका दूसरा है। उन्होंने क्या कर रखा, हर बूथ वाइज अपनी कमेटी गठित कर रखी है, और कमेटी गठित होने के बाद उनकी जिम्मेवारी है कि आप 20 वोट लेके आओगे। आपका कहने का मतलब ये है कि बीजेपी मैन टू मैन मार यस बिल्कुल, और उसका कारण है मैन टू मैन मार्क का मतलब है कि एक कमेटी बना दी, एक बूथ की एक कमेटी बना दी, उसमें 3 या 4 आदमी होंगे, वो जाके क्या करते हैं कि अपने 20 वोट डलवाएगा, उसका काम है वो, उसकी जिम्मेवारी, सबकी अपनी अपनी जिम्मेवारी है। कांग्रेस क्या कर रही है, गली गली में घूम रही है, प्रचार प्रसार कर रही है अपना, क्यों? कांग्रेस को तो सरकार लाना है ना, बीजेपी में सरकार नहीं लाना। बीजेपी तो अपने वहीं खड़ी है। ये अभी जो लोकसभा गया पीछे, हमारे को अनुमान था कि जींद कम से कम 10,000 वोटों से लूज करेगी, पर बीजेपी अप रही, जींद विधानसभा की माने तो 3-4 हजार वोटों से अप रही है, ठीक है ना। तो उसका कारण है वो मैन टू मैन मार्क करते हैं, और कांग्रेस मैन टू मैन मार्क करने की बजाय हवा में ही ज्यादा पैर मारती है। अभी एक चीज और बता दूं मैं आपको, जो कांग्रेस के दावेदार हैं जिन्होंने फार्म भर रखे हैं, उनमें से बहुत से दावेदारों की हवाई जब उड़ी, उनके चेहरों के हवाई गायब हो गए। जब कांग्रेस के जब वहां स्कैनिंग कमेटी में वहां पे एक शर्त रखी गई कि आप बूथ वाइज कमेटी लेके आओ, रिपोर्ट लेके आओ बूथ वाइज कमेटी की, तो आपको मैं बता दूं 90% जो दावेदारी जता रहे थे वो सब बैक हो गए। उनके पास बूथ की कमेटियां नहीं थी, उनको पता ही नहीं है, वो तो सिर्फ फार्म भर के चले गए। यहाँ से फार्म भर के वहां पहले की तरह कि इनका पुराना ढांचा रहा है, स्ट्रक्चर रहा कि यहाँ से फार्म भर दिया और उसके बाद वहां सीधे दिल्ली चले गए जी। वहां जिसकी जैसे चले उस हिसाब से लेके आ गए। तो अब नहीं है वो सिस्टम। अब इसलिए यहाँ पे समस्या यही है कि भी कांग्रेस किसको टिकट देगी। फाइट हो सकती है, बढ़िया फाइट होगी जींद का। मेरा मानना है कि जींद में बहुत नेक टू नेक फाइट रहेगी। ये नहीं है कि मौजूदा विधायक ही जीत पाएगा, ऐसा नहीं है, पर ये है कि नेक टू नेक फाइट रहेगी। पर ये है कि
टिकट किसको मिलेगी। उस बारे में हम पवन जी से बात करेंगे। पवन जी, क्या लगता है आपको कि कौन सा बड़ा चेहरा जो है वो बीजेपी को यहाँ से टक्कर देने में सक्षम हो सकता है? कांग्रेस की तरफ से ही देख लीजिए या फिर कोई और इनेलो बसपा गठबंधन, क्या इनेलो बसपा गठबंधन इफेक्ट डाल पाएगा इस सीट के ऊपर? उन दोनों का गठबंधन हुआ है, जेजेपी और चंद्रशेखर का जो गठबंधन हुआ, क्या लगता है आपको कि वो वोट बैंक किधर शिफ्ट होगा और किसका कटने वाला है वो वोट बैंक? देखिए, जिस प्रकार से ये गठबंधन हुआ, ये गठबंधन कोई इफेक्ट डालने वाला नजर नहीं आ रहा। और जो कांग्रेस का बड़ा चेहरे की बात है, हमारा मानना ये है कि सरकार जब कांग्रेस है ना, कांग्रेस अगर पहले टिकट क्लियर करती है तो कांग्रेस पिछड़ेगी, क्योंकि बीजेपी के पास तो चेहरा है जिसके मुकाबले में कोई और बीजेपी का प्रत्याशी नहीं है। उसका चेहरा ये है क्योंकि जो बीजेपी है एक अनुशासित पार्टी है, संगठन है, कैडरिस्ट पार्टी है। वो साइलेंस इसलिए है क्योंकि उन्होंने पता है कि वो धरातल पर काम कर रहे हैं। उन्होंने तो अभी तक बहुत सारी एजेंट तक की तैयारी कर ली है। पोलिंग पे एजेंट कौन होना है, एजेंट पोलिंग के बाद कौन बैठना है, वो सारी बीजेपी होमवर्क जो है कर चुकी है, इसलिए साइलेंस। वही बात कांग्रेस की। कांग्रेस अगर बीजेपी कैंडिडेट क्लियर होने के बाद टिकट का वितरण करती है और टिकट जैसे ही जीत की बात करें, अगर डॉक्टर कृष्णलाल मिड्डा को टिकट मिल जाती है बीजेपी की दोबारा से और कांग्रेस उसी समाज का जो राजू लखीना है उसको टिकट दे देती है, तो फिर कांग्रेस बीजेपी पर भारी पड़ेगी। नेट में फिर फाइट वो जो कांग्रेस के पक्ष में हो जाएगी जी। और जो कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं अनेक, वो भागने में भी असमर्थ रहेंगे। फिर वहां पे लाइक पुलिंग होगी सर, वो भी तो खतरा कांग्रेस को सता रहा है। कांग्रेस को खतरा है, वो क्या है, वो इतना इफेक्ट नहीं डाल पाएंगे फिर जितना अगर पहले टिकट क्लियर कर दी तो फिर कांग्रेस के लिए खतरा हो जाएगा। हो सकती है बीजेपी उन्हीं से किसी को टिकट दे दे कांग्रेस को, क्योंकि बीजेपी का वोट है जो कंफर्म है और कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट आएगा, जो भी टिकटार्थी है, वो प्लस लेके बीजेपी में जाएगा। तो इसलिए सबसे पहले बीजेपी देखने वाली बात है टिकट कब क्लियर करती है, किसको देती है। दूसरी बात कांग्रेस फिर उसमें मंथन करके देखने वाली बात रहेगी कि किसको टिकट वितरण करेगी। जिसको टिकट वितरण करेगी वही एक बड़ा चेहरा होगा और वही बीजेपी को मात देने में सक्षम होगा। क्या लगता है सर आपको, जातीय समीकरण इफेक्ट डाल पाएंगे जींद विधानसभा के अंदर? जी। कितना बड़ा इफेक्ट मानते हैं? ये जो भी चुनाव होते हैं जातीय समीकरण बड़ा इफेक्ट डालते हैं। तो इसमें जो जींद विधानसभा है, जैसे जाट मतदाता है, वो बड़ा अपने आप में एक अहम वोटर है, बड़ा होल्ड है यहाँ पर, बड़ा होल्ड है, बड़ा अहम वोटर है। और जहां जाट मतदाता जाएगा वही पार्टी जो है, वही कैंडिडेट जो है वो जीतने में सक्षम है। लेकिन मैं आपको सर रोकना चाहूंगा इस बात के ऊपर। आपने कहा कि जहां जाट वोट बैंक शिफ्ट होगा वो पार्टी मतलब ऊपर जाएगी या फिर जीत के आसार उसके ज्यादा होंगे। आपको नहीं लगता कि जाट सबसे ज्यादा इस सीट के ऊपर जाट वोट बैंक होने के बावजूद भी यहाँ से कोई जाट चेहरा आज तक जीत नहीं पाया? उनका वोट कहीं ना कहीं विखंडन की ओर रहता है, जेजेपी में चला जाता है, कुछ बीजेपी में भी जाता है, फिर कांग्रेस में। उन लोगों का मतलब विखंडन हो जाता है और फिर वो लोग इतना बड़ा इफेक्ट नहीं हो सकता कर पाते। फिर दूसरे और तीसरे नंबर के जो जातीय समीकरण यहाँ बनते हैं उनका अहम रोल हो जाता है। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जींद में ये बात सही है कि जींद में अभी तक कोई भी जाट नेता जो है वो चुनाव नहीं जीत पाया है। अदर कास्ट ही नॉन जाट के नॉन जाट ही जो है विधायक बनते आए हैं। जींद में जिस प्रकार से अभी जाट जो किसान आंदोलन हुआ था, जाट किसान आंदोलन जो हुआ है, उससे जो जाट मतदाता है वो काफी बीजेपी से त्रस्त है, नाराजगी है। यात्राएं के लिए उन्होंने संघर्ष किया है। 750 के करीब जो जवान हैं, किसान हैं, वो शहीद भी हुए हैं। एक दुख है उनके मन में, उससे काफी किसान जो है बड़े नाराज है और वो सरकार के खिलाफ जो है वो जाएंगे बीजेपी के खिलाफ। लोकसभा में भी अगर जाट किसान आंदोलन की बात करें तो लोकसभा में इतना बड़ा इफेक्ट नहीं डाल पाया किसान आंदोलन।
तो विधानसभा में कैसे? नहीं डाल पाया, क्यों डाल पाया? हाँ, 5 सीटें जो कांग्रेस ने जीती हैं वो 2 तो आरक्षित सीटें जीती हैं वहां पे। जीतती है, लेकिन क्या नाम है, जो जो सीटें जीतती है वो जीटी रोड की सीटें, मान लो करनाल जीत ली है, गुड़गांव जीत ली है। करनाल गुड़गांव भी बड़े कम मार्जिन से हारे नहीं रहा है करना गुड़गांव में। गुड़गांव में। हाँ, राज बब्बर जी हार गए। हाँ हाँ, तो वो लास्ट टाइम में हारे हैं, नहीं तो बड़े अच्छे मार्जिन। शैलजा का अपना रुतबा है सिरसा में, वो अपने दम पे सीट निकाल रही थी। शैलजा का अपना रुतबा था, इसीलिए वो इतने सबसे ज्यादा जीत हरियाणा में उसी की हुई है। चलिए लोकसभा को छोड़ते विधानसभा पे ही कंसंट्रेट करते हैं। विधानसभा के अंदर सर क्या लगता है कि जो 2 गठबंधन बने हैं वो किसका वोट बैंक काट रहे हैं और किसको जो इफेक्ट दे रहे हैं, फायदा किसको होने वाला है, किसको नुकसान होने वाला है उस गठबंधन से? गठबंधन से ये है कि जब गठबंधन पूरा हरियाणा की बात करें, पूरा हरियाणा में जहां बीएसपी का कैंडिडेट है जो जीतने की उसमें है, वहां बीएसपी को प्लस जो है होगा। और जहां इनेलो या जेजेपी की बात है, जहां उसका है वहीं होगा, ऑल ओवर हरियाणा में नहीं होगा इफेक्ट। जो मतदाता है जो इनेलो से भी नाराज है, जेजेपी से भी नाराज है, बीजेपी से भी नाराज है, वो कांग्रेस में शिफ्ट होगा। तो आपका कहना यह है कि अब की बार मौका वारदात पे चुनाव होगा जी, जहां पर जिसकी संख्या भारी होगी उसी जो जीतने की कंडीशन में होगा उसी को जिताया जाएगा। जैसे बात आपने बीएसपी की तो हम बीएसपी की बात कर लेते तो हरियाणा के अंदर तकरीबन 8 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर बीएसपी टफ फाइट देती है और उनमें से एक अहम सीट है जो है वो असंध की मानी जाती है। असंध सीट से भी पिछली बार जो 1700 या 1800 समथिंग इसे ऐसे ही कुछ वोटों से जो हार गए थे। अब की बार वहां पर टफ टास्क होने वाला है। और दूसरी बात अगर हम करें जगाधरी सीट की बात करें, पृथला की बात करें, यमुनानगर साइड की बात करें तो वहां पर बीएसपी का थोड़ा होल्ड रहता है, लेकिन वहां पर इनेलो का भी इफेक्ट रहता है। क्या आपको लगता है कि वो इनेलो उस बेल्ट में, बीएसपी उस बेल्ट में सेंधमारी कर सकती है कांग्रेस की सीटों में? इनेलो जो है, इनेलो का जो वोट वो बसपा को सहयोग करेगा, बसपा को सहयोग करेगा। और बसपा भी जहां उनका कैंडिडेट इनेलो का जीतने वाला है वहां बसपा भी उसको पूरा डटकर वोट शेयर करेगा। अगर ऐसा होता है तो सर फिर समीकरण एकदम अपने आप चेंज होने की कोशिश जो है वो हो सकती है कि समीकरण चेंज और जो चाबी होगी वो इस गठबंधन के पास आ सकती है, ऐसा आपका मानना है? अगर वो वोट शिफ्ट होता है कहीं ना कहीं। जी थैंक यू। नीलम जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जींद की बात करें, जैसे अजय माकन जी ने भी एक बयान दिया था कि जो पहले चुनाव जो लड़ चुके हैं प्रत्याशी उनको टिकटें नहीं दी जाएंगी, जो हार चुके हैं 2019 में या फिर 14 में, ऐसा कुछ बयान था उनका। क्या लगता है आपको 3 से 4 कैंडिडेट की तो टिकटें वैसे ही क्लियर हो गई? मैं उसे क्लियर कर दूं कि कांग्रेस ने ये कहा कि जो 2 चुनाव हार चुके हैं, जो प्रत्याशी या जिनकी जमानत जब्त हो चुकी है, तो उनमें 2 तो सीधे सीधे ऐसे हैं कि जो श्योर फाइट से बाहर चले गए। ठीक है। इसके अलावा जो अभी दौड़ में है, टिकट के दौड़ में है, यहाँ जींद का समीकरण ऐसा है कि सिर्फ एक जाट प्रत्याशी विधानसभा में पहुंचा है, वो हाँ, ठीक है, दल सिंह। उसके अलावा यहाँ से जाट प्रत्याशी कोई भी विधानसभा में आज तक नहीं पहुंचा। वो में भी 1972 से 77 की बात है। उसका सबसे मेन फैक्ट क्या है कि यहाँ का जो वोट बैंक है वो शहरी ज्यादा है और गांव का कम है। शहरों में भी जो मतदाता रहते हैं, जो जाट वोट बैंक जिसको बोलते हैं, वो उनका वोट गांव में ही, मतदान गांव में ही होता है। तो वो जो शहर का वोट बैंक है वो एक तरफा जाता है, एक तरफा, आज तक एक तरफा गया है। इस कारण से लगभग कोशिश रहती है कि जो शहर में रहने वाला है या नॉन जाट रहते हैं जो शहरों में, उस पर ज्यादा कैप्चरिंग में रहती है वोटें उनके, क्यों उनके संपर्क में रहते हैं। तो वो अच्छा, हर चुनाव में ये होता है कि गांव से कोई कैंडिडेट निर्दलीय आ जाता है या दूसरी पार्टियों से आ जाता है, तो वो क्या करते हैं, वो गांव के वोट उधर ले जाते हैं, जो शहर का वोट है वो एक तरफा एज इट इज बना रहता है। जिसका शहर में होल्ड है वही प्रत्याशी यहाँ से जीत के चला जाता है। आज तक मांगेराम गुप्ता जी रहे हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं, ठीक है, और उन्होंने भी जींद से काफी बार चुनाव लड़ा है। और उसके अलावा हरिचंद मिड्डा हुआ, कृष्ण मिड्डा जी के फादर थे मांगेराम जी, बृजमोहन सिंह जी रहे हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ये शहर में होल्ड रखते थे, शहरी वोट बैंक को अपने समेट के रखते थे, तो इसलिए ये
जीत पाए। हाँ, जो डॉक्टर कृष्ण मिड्ढा के पिताजी थे वो बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए थे। उनका कारण क्या था कि वो डॉक्टरी पेशे से थे और गांव से कोई भी बच्चा भी दवाई लेने आ जाता था तो उसको भी बिना पैसे भी दवाई दे के भेज देते थे। ऐसी लोगों में भावनाएं थी। तो वो उस तरह से फिर उनके साथ में जो जाट वोट बैंक था वो खड़ा था इनेलो का। उस नीरज टाइम पे जी, इनेलो के मैं ठीक आपको वोट थे। रोकना चाहूंगा। मैं आपसे एक बहुत अहम सवाल पूछने जा रहा हूँ। मैं पूछना चाहूंगा कि जैसे सुप्रीम कोर्ट का 1 अगस्त का फैसला आया था SC ST के वर्गीय उपवर्गीकरण को लेकर, क्रीमी लेयर को लेकर, क्या लगता है आपको, क्या ये चुनाव के ऊपर कितना इफेक्ट डाल पाएगा ये चीजें, ये उपवर्गीकरण? ये क्या है, आज हम एक चीज है, एक समाज में रहते हैं तो हमें उस समाज के बारे में सोचना भी चाहिए। ठीक है, आप सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसको आप डिनाई भी नहीं कर सकते, ना उसके ऊपर आप कमेंट कर सकते हैं। जो भी उन्होंने कहा है, जैसे भी कहा है, उनको भी तो कुछ लगा होगा तभी उन्होंने कोई फैक्ट देख के ही ये बातें की है। ठीक है, सरकार की मर्जी है, उसको बाद में पलटे या जैसे भी रखे यथावत रख सकती है, वो सरकार के ऊपर है और सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया उस पर। यहाँ क्या है, इतिहास उठाइए, हरियाणा के भी उस चुनाव में, हरियाणा चुनाव की बात करूंगा मैं, उसमें जो जिस उपवर्गीय की बात कर रहे हैं, जिस खंड की बात कर रहे हो और जिसको लूज हो रहा है वो चीज, जिस जाति को वो चीज खल रही है, वो जाति तो ना तो बीजेपी को वोट दे रही है ना कांग्रेस को वोट दे रही है। हाँ, कुछ मात्रा में देती थी पहले, पर वो ज्यादा अगर वो रहते हैं तो अपने बीएसपी की तरफ नहीं, ज्यादा। लोकसभा के अंदर तो जोड़ी भर के वोट मिला SC समाज का। किसको? कांग्रेस को। कांग्रेस को कौन कहता है? क्यों नहीं मिला? राहुल गांधी ने कहा कि नहीं, वो सुनिए, वो संविधान के चक्कर में वोट दिया गया, आरक्षण के चक्कर में वोट दिया गया। नहीं, उस चीज को उसको आप सुनिए, उस चीज को मैं मानता हूँ कि भाई उन्होंने एक पॉलिटिकली आपने व्यू दिए हैं। उनका व्यू देने का दूसरा कारण भी हो सकता है कि यदि मैं आज के दिन ये कह दूं कि वोट नहीं दिए, वोट नहीं दिए, वोट का तो तब पता चलता है ना जब वहां काउंटिंग होती है उस सेक्टर की, उस क्षेत्र की, कि भाई किसने ने कहा वोट दिए है। उन्होंने तो दिल्ली से स्टेटमेंट दे दिया कि भाई हाँ ठीक है उन्होंने हमारे को सहयोग किया है। वो ऐसे डिनाई कैसे कर सकेंगे? इतने बड़े राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो डिनाई नहीं कर सकते हैं उस चीज को कि वोट नहीं दिया हमारे को। वो चीज अलग है, एक पॉलिटिकली व्यू हो सकता है उनका, पर जो लीगली फैक्ट है, जो नीचे है, धरातल पे है, वो आप लोकसभा के अंदर देख चुके हो कितने विधानसभाओं में बीएसपी के वोट बैंक कितने रहे हैं, तो उससे क्या उसका अंकगणित नहीं आता है। ये चीजें वहां बताई जाती है जहां वोट डलती है। बसपा का वोट बैंक की बात कर रहे हैं आप, तो बसपा का हरियाणा के अंदर लगभग 4 या 5% वोट बैंक रहता है। तो लगभग 4 से 5% वोट बैंक में आप कितना मानते हैं कि मतलब SC समाज के इन जातियों का वोट जो बसपा को जाता होगा? इतने 21.5% या 22% के लगभग हरियाणा के अंदर ये जातियां के लोग हैं, वोट बैंक है इनका। SC में बहुत सारी कैटेगरी आती है। एक SC में एक ही जाति नहीं है, काफी सारी जातियां हैं, सब जातियां हैं, जिसमें बहुत सारी है। उनमें से क्या होता है, उनमें से वोट डिवाइडेशन जाती है। SC की 1 या 2 जाति तो है जो बसपा को जाती है, 22% का होल्ड है ना, तो 1 या 2 जाति ही जाती है जो बसपा को सीधा सीधा वोट करती है। उसके अलावा तो SC की जो सब कैटेगरी हैं वो तो सब डिवाइडेशन में जाती है ना वोट। कोई कांग्रेस को, कोई किसी को जाती है, कोई किसी को जाती है। वो तो कई चीजें क्या होती है, कांग्रेस को मानते हैं, वो पुराने वो रहते हैं तो उनको कांग्रेस ही दिखाई देते हैं। यदि उसके अलावा भी कोई थोड़ा सा बढ़ता है तो दूसरी तरफ जाता है, कोई थोड़ा और चला जाता है तो बीजेपी की तरफ चला जाता है। तो वहां पे कोई ऐसा नहीं है कि एक तरफा वोट जाता है। चलिए, वो जो इस डिबेट के ऊपर मैं पवन जी से आखिरी सवाल लेना चाहूंगा। पवन जी, क्या लगता है आपको ओवरऑल हरियाणा में कौन किस पर भारी, और क्या मानते हैं आप कि हरियाणा में कितना विधानसभा चुनाव में कितना टफ टास्क होने वाला है किस पार्टी के लिए, और कौन मजबूत दिखाई दे रहा है आपको? देखिए, जिस प्रकार से हरियाणा में कांग्रेस पार्टी ने आवेदन किए हैं प्रत्याशियों ने, इससे तो यही लग रहा है कि कांग्रेस प्लस है आज के टाइम में हरियाणा में। लेकिन कांग्रेस की जो प्रत्याशी है वो धरातल पर काम कम कर रहे हैं, जनता से जुड़ाव कम कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी का विजन नहीं लेकर चल रहे,
वो अपना खुद का विजन लेकर 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के उसके साथ जा रही है कांग्रेस के, हमें वोट मिलेगा, 10 साल हो गए बीजेपी को राज कर गया है, नुकसान होगा बीजेपी को इसका। बीजेपी को इतना कमजोर नहीं मानना चाहिए कांग्रेस में, क्योंकि बीजेपी में कहीं भी इस प्रकार का टकराव नहीं है। एक बात, उन्होंने आवेदन चाहे कम आए हो उनके पास ऐसी सीटें भी हैं जहां बहुत कम आवेदन है। 50 सीटों पर ऐसे हैं कि 4 कैंडिडेट फाइनल हुए हैं उनके, 40 सीटें ऐसे कि जहां पे सिर्फ 2 ही कैंडिडेट है, तो वहां पर उनको मुश्किल नहीं होगी किसी एक को चुनने के लिए। कांग्रेस ने जिस प्रकार से लोकसभा में अपनी रणनीति अपनाई थी ना, अगर कांग्रेस विधानसभा में भी ऐसी रणनीति अपनाती है, जो टिकटार्थी टिकट की दौड़ में थे, उन टिकटार्थियों को अगर सख्त मार्गदर्शन देकर पार्टी में रखती है, तो वो टिकटार्थी उम्मीदवार को जिताने में कामयाब होंगे। अगर कांग्रेस के टिकटार्थी कांग्रेस कंट्रोल नहीं कर पाई हाईकमान, तो फिर कांग्रेस फेल होती नजर आई। सर मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगा, आपने कहा कि कंट्रोल नहीं कर पाई, या फिर ये कहें कि कांग्रेस को कड़ा रुख अपनाना पड़ेगा, जो प्रत्याशी हैं बनने जा रहे हैं या फिर आवेदक हैं, क्या मानते हैं आप? कुमारी शैलजा को एक बार कुमारी शैलजा ने ये कहा कि मेरे को विधानसभा चुनाव लड़ना है, मैं इच्छुक हूँ विधानसभा चुनाव लड़ने की। उसी टाइम में कांग्रेस की आलाकमान से ये बातें आ जाती हैं कि एमपी कोई भी हो वो चुनाव नहीं लड़ेगा और फैसला हाईकमान करेगा। क्या लगता है कि कहीं ना कहीं गुटबाजी को रोकने के लिए फैसला लिया गया, या फिर शैलजा को डिनाई करने के लिए फैसला लिया गया? शैलजा को डिनाई नहीं करने के लिए फैसला नहीं लिया गया है। अगर जो फेस बनाकर चुनाव लड़ा जाता है हरियाणा में सीएम, तो वहां सीधा सीधा कांग्रेस को नुकसान होने का, इसलिए हाईकमान का ये बड़ा अच्छा फैसला है। किसी भी मौजूदा सांसद को एमएलए का चुनाव लड़ाना कहीं ना कहीं पार्टी के लिए कमजोर नजर आया है, तो यही इसीलिए हाईकमान ने उसको चेत किया मतलब। और ये अब जो है देखने वाली बातें आ रही है कि आपस में कांग्रेस के जितने भी दल थे उनमें टकराव कम होने वाला, क्योंकि जिस प्रकार से सूत्रों से जो सूचनाएं मिल रही हैं कि वे इनमें सहमति बन गई है, जो भी अलग अलग नेता थे उनमें सहमति बन गई है टिकट करने का। ऐसे में फिर ये लगता है कि वे कांग्रेस कहीं ना कहीं मजबूत स्थिति में खड़ी हुई नजर आ रही है। और ये जितने टिकटार्थी हैं प्रत्येक विधानसभा से, अगर इनको अच्छे सख्त लहजे में आदेश देकर चुनाव जिताने वाले का सहयोग करें, तो कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में और सरकार बनाने में कामयाब है। तीनों बड़े नेताओं को टास्क दे दिए गए हैं आलाकमान के द्वारा, कांग्रेस आलाकमान के द्वारा, भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, शैलजा हो या फिर रणदीप सिंह सुरजेवाला हो, उनको टास्क दिए गए कि जो जिनको टिकटें मिलेंगी उनको तो सहयोग करना ही करना है, लेकिन जो टिकटार्थी लाइन में है उनको टिकटें नहीं मिलेंगी, उनको भी कंट्रोल में करके पार्टी के अंदर बनाए रखना है। ये बड़ी सबसे बड़ी समस्या होगी। इसके ऊपर मैं नीलम थापा जी का ओपिनियन लेना चाहूंगा। मैं एक चीज बता दूं मैं कि ऐसा नहीं होता है। जैसे ये अभी कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कि कुमारी शैलजा से कि आप विधानसभा इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक है, वो पार्टी का फैसला है, उनको मानना ही पड़ेगा क्योंकि वो अभी मौजूदा सांसद भी है। पर अभी जो मुख्यमंत्री का चेहरा है, यहाँ पे डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई है पार्टी कि भाई कभी हम मुख्यमंत्री का चेहरा एक को दिखाए, केस कराए, या मतलब कि शैलजा को इलेक्शन लड़ाए तो भीतरघात हो सकता है। ये भी कारण है मेन। और उसके बाद रही बात, ऐसा नहीं है कि सांसद मुख्यमंत्री नहीं बनता है। आदित्यनाथ योगी यूपी में सांसद हुआ यूपी से, उस टाइम पे मुख्यमंत्री उनको बनाया, बाद में उन्होंने बनाया। ये चीजें अलग है, ये चीजें पार्टी की अपने निर्णय है, अपने होगा, ये तो भविष्य में बताएगा कौन मुख्यमंत्री का चेहरा होगा। पर आज कांग्रेस ये चाहती है कि हम एकजुट होकर चुनाव लड़े। और ऐसा तो है कि भाई टिकटार्थियों की बहुत भगदड़ मची हुई है, यहाँ से इधर जाएंगे, और जितना ये डिले करेंगे प्रत्याशी घोषणा में या बीजेपी के बाद लिस्ट जारी करेंगे तो बेटर होगा कि भाई ये थोड़ा डैमेज कंट्रोल कर पाए। यदि बीजेपी से पहले ये टिकटों को जारी कर देते हैं तो कांग्रेस में भगदड़ मचेगी, ये भी जायज है, क्योंकि उसका कारण है कि भाई यहाँ पे टिकटार्थियों की बहुत बड़ी लंबी लिस्ट ऐसे जिनको अपने बूथ का नहीं पता होता, 2-2 विधानसभा क्षेत्र से
फार्म भर के जिन्होंने। ऐसा भी तो हो सकता है नीलम सर कि कांग्रेस बीजेपी का वेट कर रही हो कि बीजेपी अपने कैंडिडेट अनाउंस करे और फिर जातीय समीकरण के हिसाब से कैंडिडेट जो है वो कांग्रेस उतारे वहां पर। हाँ, ये वहां पे क्या चल रहा है अभी, मंथन यही चल रहा है। कांग्रेस में मंथन ये चल रहा है कि वो भी एक दूसरे के समीकरण देख रहे हैं। समीकरण में क्या है कि जैसे बीजेपी ने बता दिया कि लगभग, वो पता नहीं, अभी तो एक मीडिया ट्रायल भी हो सकता है, मैं ये पक्का नहीं कहूंगा कि बीजेपी वो कर चुकी है, मन बना चुकी है। मीडिया ट्रायल भी हो सकता है और मीडिया ट्रायल होते हैं इन चीजों में कि भाई उन्होंने 55 लिस्ट ऐसे बना दिए जिनके ये पक्की सीटें हैं। वो कांग्रेस को दिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं या अपने विरोधियों को दिखाने की कोशिश भी कर सकते हैं। ऐसा मीडिया ट्रायल भी हो सकता है। चीजें मीडिया ट्रायल होगी तो उनमें ये आपस में ये बातें होंगी कि भाई इसको टिकट मिल रही है तो हम इसको देंगे। जैसे बीजेपी की एक लिस्ट वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे, इनकी टिकट, और वो कंफर्म नहीं है, आज भी कंफर्म नहीं, वो कंफर्म नहीं है, कोई भी पुष्टि नहीं करता है, कोई बीजेपी का वो भी पुष्टि नहीं कर रहा है। ठीक है, एक कैंपेनिंग है कि उनके सोशल उसमें प्लेटफॉर्म पे या कहीं से भी आप वायरल करो या उस तरह से करवा रहे हो या हो रहा हो। अभी तो उड़ते हुए तीर छोड़े जा रहे हैं। वो तीर छोड़ने से कुछ ना कुछ निकलेगा, ऐसा वो उनका मानना है। ठीक है, वो जातीय फैक्टर देखेंगे, सारे समीकरण देखेंगे, एंटी इनकम्बेंसी भी देखेंगे बीजेपी। ठीक है, फिर उसके बाद कांग्रेस के पाले में आएंगे तो कांग्रेस ये देखेगी भाई जिताऊ कौन है, फिर उसके टक्कर कौन दे सकता है। उसके अलावा अब पिछले 2019 की बात करें हम तो 2019 में भी यही समीकरण बना था। 2019 में यदि वहां पे सिफारिशियों को टिकट ना मिलता, कांग्रेस कहीं ना कहीं बहुमत के पास पहुंचती। ठीक है, जैसे जजपा ने जो विधायक बने जजपा से, वो सारे ही कांग्रेस से गए हुए थे। ठीक है, लगभग तो उनमें से भी 10 बड़े 10 में से 8 या 7 तो कांग्रेस ही थे सारे। ठीक है, तो अब यही समस्या ये है कि कांग्रेस अपने बचाव कैसे करे, अपने विधायक या बनने वाले जो कैंडिडेट है उनको कैसे समेट के रख सके, क्योंकि कल बगावत भी होगी टिकट ना मिलने के। अब कईयों को जैसे बता दिया कि बूथवाइज की कमेटी नहीं है, आप लोग जाइए, तो वो बगावत करने की कोशिश भी करेंगे। कई चीजें हैं यहाँ पे, इसलिए कांग्रेस हर चीज को देख रही है। कांग्रेस की जो स्कैनिंग कमेटी है वो हर चीज को देख रही है, क्या है क्या नहीं है। हो सकता है उनके ना कुछ ही घंटों का अंतर रहेगा, लिस्ट लगभग उन्होंने फाइनल कर दिया है, उनमें से थोड़ा बहुत हेरफेर कर सकते हैं, पर वो है कि भाई हेरफेर करने में कि वो कुछ ही घंटों का उनका फर्क रहेगा बीजेपी और कांग्रेस की लिस्ट। तो नीलम जी, हरियाणा विधानसभा चुनाव में आपका फाइनल टच क्या है? कौन सी पार्टी किस पर भारी पड़ रही है? अभी देखिए, यदि हम तरीके से जो चुनाव लड़ने की प्रक्रिया के हिसाब से बीजेपी भारी पड़ रही है। ठीक है, कांग्रेस इसलिए भारी पड़ रही है कि 10 साल का राज हो चुका है, एंटी इनकम्बेंसी को झेलना पड़ेगा। फिर किसान आंदोलन रहा है, उसके का मुद्दा भी उठ सकता है, बहुत सारे चीजें हैं। ठीक है, जैसे बेरोजगारी है और क्या नाम है, पीपी का मुद्दा आया था यहाँ पे, प्रॉपर्टी का भी रहा, प्रॉपर्टी टैक्स का भी रहा है, क्योंकि प्रॉपर्टी जो बनाए, प्रॉपर्टी आईडी बनाई है, उसमें बहुत सारी दिक्कतें आई है, लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। तो इसलिए लोग अभी भी वही चीजें वहां पे मायने रख रहा है जो इन्होंने लोकसभा में ही एक्सेप्ट कर लिया था। बीजेपी वालों ने लोकसभा चुनाव में 5 सीट हारने के बाद दोबारा जब सर्वे करवाया गया तो उसमें यही मुद्दा आया था कि जो लोगों को लाइन में लगाई गई, हर चीज के लिए लाइन में लगाया गया, कंपनी सर्वे कर गई, कम पैसे ले गई कंपनी, जनता भुगते उसको। जनता क्या करती है, हर चीज के पैसे देने पड़ते हैं वहां पे, किसी भी करेक्शन कराना हो, अखबार में निकलवाना, किसी चीज में निकलवाना हो, उनके पैसे उनसे चार्ज किए जाते हैं। तो जनता ने थोड़ा कहा था कि आप हमारे को सर्वे कराओ, सरकार ने कराई थी ना, तो सरकार का लायबिलिटी बनता है कि आप फ्री में करके दो, फ्री ऑफ कॉस्ट करके दो, उनको घर घर जाके करके दो। पर आपको वहां पे लाइन में लगवाए गए, तहसीलों में, नगर परिषदों में लाइनों में लगवाए गए, तो उनसे भी कहीं ना कहीं त्रस्त। प्रॉपर्टी आईडी या मतलब फैमिली आईडी किसी ने नहीं कहा था, सरकार की ये पॉलिसी थी, सरकार लेके आई थी। सरकार का लायबिलिटी बनता है कि सरकार उनके घरों में जाकर उनकी सारी चीजें चेक करके, एक्यूरेट चेक करके। अब आप एक आईडी बनाने के लिए 10 रुपए दे रहे हो, 10 रुपए में एक बंदा कितनी देर लगा सकता है उस घर में? आप यहाँ तो इतनी पेमेंट दो कि भाई वो पूरे दिन उसकी पूरी छानबीन करके और उसके पूरे एक्यूरेट डाटा समेट के ला सके, या तो इतना वो दो। तो ये चीजें, कई चीजें इनके इफेक्ट करते हैं। तो ये थी हमारे साथ युगमार्ग से पवन जी और नीलम थापा जी जो जगत क्रांति से थे। इन्होंने जींद विधानसभा को लेकर, हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी राय रखी, मुद्दों के ऊपर बातचीत की।
आपकी क्या राय है, कौन सा मुद्दा वो हैवी रहने वाला है इस विधानसभा चुनाव में, खासकर जींद विधानसभा चुनाव में, और किसकी सरकार बन रही है और कौन किस पर भारी पड़ रहा है, किस तरीके से भारी पड़ रहा है, क्या जातीय समीकरण भारी पड़ रहा है या फिर धार्मिक समीकरण है या फिर मुद्दों की लड़ाई भारी पड़ रही है या फिर शिक्षा की, रोजगार की, या फिर ये कहें कि एंटी इनकम्बेंसी जो है बीजेपी की 10 साल की, वो बीजेपी को पीछे धकेल रही है, या फिर बीजेपी को फ्रंट में कौन सी चीजें वो लेकर आ रही है। फिर और किसी शख्सियत के साथ आपकी खास मुलाकात करवाएंगे किसी और विषय पर। तब तक के लिए बने रहिए जिन टाइम्स के साथ। नमस्कार।